हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। मेरा आज का टॉपिक है बेटा स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बारे में। और स्टेफाइलोकोकस ओरियस की बेटा हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस, जो कि मैंने स्टेफाइलोकोकस ओरियस का मैंने आपको बता चुका हूँ। इसकी मॉर्फोलॉजी, किस तरीके से इसकी पैथोजेनेसिस होती है, किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है, और इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर स्टेफाइलोकोकस के बारे में थे और मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में बेटा मैं आपको कवर कर रहा हूँ इसकी लैब डायग्नोसिस जो छूट गई थी। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने देख तो लिया है बैक्टीरिया, अब इसको लैब में किस तरीके से डायग्नोसिस करना है, तो वो चीज़ बेटा आप इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेफाइलोकोकस की सीरीज हम, इसका लैब डायग्नोसिस या लैबोरेटरी डायग्नोसिस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा इसका स्पेसिमेन कलेक्शन से, किस तरीके से इसका स्पेसिमेन यानी कि किस तरीके से इसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है स्टेफाइलोकोकस का। बैक्टीरिया तो दिखेगा नहीं ना आपको, बैक्टीरिया तो दिखेगा नहीं कि माइक्रोस्कोप लगा लगा के किसी के शरीर में बैक्टीरिया नोच के निकाल लोगे, वैसे वाली चीज तो है नहीं इसमें। तो किस तरीके से करेंगे हम देखेंगे। दे आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ लीजन्स। मैंने आपको क्या बताया था पहली वाली सीरीज में कि लीजन्स यानी फोड़े जैसा शरीर में कॉज करते हैं, है ना। लीजन्स, घाव, फुंसी, फोड़े, इस तरीके की चीजें स्टेफाइलोकोकस ओरियस का क्या है, नेचर है इन्फेक्ट करने के इस तरीके से इसके सिम्टम्स दिखते हैं कि भाई स्टेफाइलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन हुआ है। अब हुआ है तो क्या साइट कौन सी कलेक्शन की, दे आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ लीजन्स, यानी कि जो लीजन बनाया है वो किस एरिया में बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या है इनका कलेक्शन होता है। तो अब एरिया देखेंगे हम, अगर पस हुआ बेटा, अगर पस सैंपल निकाल रहे हैं हम तो कौन सा रहेगा, सेपरेटिव लीजन्स। यानी सेपरेटिव लीजन्स यानी कि सेपरेशन यानी कि लीजन फॉर्मेशन, है ना। लीजन फॉर्मेशन को सेपरेशन बोलते हैं। तो या तो वो लीजन फॉर्मेशन करके बैठा है कहीं ऊपर स्किन में, अगर स्पुटम में है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। अगर स्पुटम सैंपल लेंगे हम, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में अगर हुआ स्टेफाइलोकोकस के द्वारा अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ तो कौन सा सैंपल लेंगे हम, स्पुटम सैंपल लेंगे। ठीक है, और अगर यूरिन में इन्फेक्शन हुआ स्टेफ ओरियस का तो यूटीआई इन्फेक्शन होगा, है ना। तो उसमें यूरिन सैंपल किस कंडीशन में लेते हैं, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तब यूरिन सैंपल लिया जाता है स्टेफ ओरियस के द्वारा। अगर स्टेफ ओरियस के द्वारा अगर मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन हुआ हो तो क्या लेंगे, सीएसएफ कलेक्शन लेंगे, है ना। मेनिंजाइटिस अगर जैसी कंडीशन आ रही है तो सीएसएफ का कलेक्शन किया जाता है। फूड पॉइजनिंग हो तो फीसिस का सैंपल कलेक्शन किया जाता है स्टेफ ओरियस के डिटेक्शन के लिए। और सेप्टिसीमिया और पीयू जैसी कंडीशन हो तो क्या लिया जाता है, ब्लड कलेक्शन किया जाता है। और फूड पॉइजनिंग, अगर फिर से अगेन फूड पॉइजनिंग हो तो फूड या वॉमिट यानी जो खाना खाया है उसको, है ना, और वो जो निकाला है उल्टी, वॉमिट और फीसिस जैसे कलेक्शन किए जाते हैं। क्या देखने के लिए, स्टेफ ओरियस की डायग्नोसिस करने के लिए इतने सारे तरीके के कलेक्शन करते हैं। और ये कलेक्शन क्यों करते हैं उसके कारण लिखे हैं। ये चीज़ें अगर होंगी बॉडी में, ये सिम्टम्स होंगे तो यानी जो सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग उसके कलेक्शन साइट, है ना। क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लीजन्स, कहाँ लीजन कॉज कर रहे हैं और कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनकी साइट से उस जगह से कलेक्ट किया जाता है स्पेसिमेन को। अब कलेक्ट तो कर लिया हमने, कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे बेटा हम, कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम उसकी करेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कैसे करोगे आप, सबसे पहले क्या करना है, हमको स्लाइड बनाना है। ठीक है, स्लाइड बनाना आपको आना चाहिए। स्लाइड बनाया हमने, स्लाइड किस किस से बना सकते हैं हम, स्लाइड हम बना सकते हैं पस से, स्पुटम से, ठीक है, सीएसएफ से, ब्लड से, इन सब से क्या बना सकते हैं हम, स्लाइड बना सकते हैं इसकी। ठीक है, ये सब जो मटेरियल है इन सब स्लाइड बना सकते हैं। और स्लाइड बनाने के बाद क्या करेंगे हम, इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे। क्योंकि क्या है ये ग्राम मतलब ग्राम स्टेनिंग करने से ही क्या पता चलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर पाएगा बैक्टीरिया को, है ना। इस स्टेनिंग करेंगे, दूसरी कोई स्टेनिंग नहीं करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। क्योंकि क्या ओरिजिनली किसके लिए ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग की जाती है। तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग में क्या दिखता है ये, ऑन ग्राम स्टेनिंग दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। ग्राम स्टेनिंग के समय ये कैसे दिखते हैं, होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई। कौन से होते हैं ये, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, अरेंज्ड इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, ग्रेप के जैसे यानी अंगूर के गुच्छे के जैसे अरेंज रहते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे दिखता है ये, इस तरीके से क्या रहते हैं ये
अरेंज रहते हैं। अब एग्जैक्टली अंगूर के जैसे नहीं, पर इस तरीके से गुच्छों में ही अरेंज दिखते हैं। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया? स्टेफ ओरियस। ठीक है, मैंने आपको माइक्रोकोकाई भी बता चुका हूँ। माइक्रोकोकाई यूनिफॉर्म नहीं रहता है ना, उसका जो क्लस्टर फॉर्मेशन है वो सही से नहीं रहता है, टुकड़ों में रहता है। ठीक है, ठीक है। तो और क्या बताया मैंने? ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग में ही कैसे दिखेंगे? ग्राम पॉजिटिव दिखेंगे, जो कि कौन सा दिखता है? पर्पल कलर का दिखता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर का होता है। एंड क्लस्टर फॉर्मेशन दिखेगा एंड 1 μm डायमीटर, और इसका साइज क्या दिखेगा? 1 μm डायमीटर में दिखेगा। ये आप लोग को मैंने बता चुका हूँ इसकी मॉर्फोलॉजी प्रीवियस वीडियो में कि ये नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग होता है ये। ठीक है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, यानी कि मोबिलिटी नहीं है इसकी, स्पोर फॉर्म नहीं करता, अपने ऊपर एक शील्ड फॉर्म नहीं कर पाता है। ये बचने के लिए किसी भी एंटीबायोटिक या जैसे भी रेजिस्टेंस के लिए इसको डालते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए कोई एक शील्ड नहीं फॉर्म कर पाता। नॉन मोटाइल है, यानी कि ये अपने आप ब्लड में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसको एक माध्यम चाहिए कि उसमें ये बहकर चले जाए, सरक जाए। ठीक है, अपने आप ये चल के यहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसको एक माध्यम चाहिए आने के लिए। बात समझ में आई मेरी? ये नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग होते हैं ये बैक्टीरिया। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको उसका कल्चर कैसे करते हैं और बायोकेमिकल कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे बेटा इसके कल्चर्स के बारे में कि कल्चर किस तरीके से लगाया जाता है स्टेफ ओरियस का। ठीक है, मैं आपको प्रोसीजर नहीं बता रहा हूँ कल्चर लगाने की, क्योंकि प्रोसीजर तो बेटा आपको आके लैब में सीखनी पड़ेगी। ठीक है, पर मैं आपको लैब डायग्नोसिस में हम क्या पढ़ रहे हैं इसका, हम प्रैक्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये ध्यान से समझ लीजिए कि मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करते हैं ये नहीं बता रहा हूँ, पर लैब डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या रिजल्ट देती हैं और कैसे रिजल्ट देती हैं, हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, अकॉर्डिंग टू योर वाइवा और अकॉर्डिंग टू योर पीयूटी और आपके टर्मिनल एग्जाम, जो भी आपके कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको किस तरीके से आंसर करना है, क्या लिखना है, उस लेवल का हम पढ़ रहे हैं बेटा। हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी ने मेरा वीडियो खोला होगा और ये सोचने के लिए कि स्टेफ ओरियस का हमको लैब डायग्नोसिस पता चल जाए और मैं जाकर उसको वैसे वैसे परफॉर्म कर दूं, वो चीज़ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। वो चीज़ का अगर समय मिला मुझे तो वीडियो बनाऊंगा मैं वो चीज़ का भी। एक्चुअली क्या होता है बेटा, सैंपल अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है ना। सैंपल की शॉर्टेज के कारण क्या होता है, हम लोग हर चीज़ का वीडियो नहीं बना पाते हैं, है ना। कोई बड़ी हॉस्पिटल हुआ, वहाँ पे अगर कोई चल रहा है तो उस उधर हर तरीके के सैंपल्स अवेलेबल रहते हैं, पर हम जैसे यूट्यूबर्स जो क्रिएटर्स जो बना रहे हैं आपके लिए वीडियोस, उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी हर चीज़ अवेलेबल करना। इसलिए एज अ प्रैक्टिकल मैं आपको थ्योरी बता सकता हूँ किस तरीके से परफॉर्म करना है, पर आपको दिखा के हर चीज़ उसमें थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो कल्चर होता क्या है बेटा, द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इस कल्चर के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वातावरण वो इसमें बताया गया है। द ऑप्टिमल टीएमपी यानी टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच इज 7.4 to 7.6 इसका पीएच होना चाहिए। यानी कल्चर लगाने के लिए जो भी वातावरण है, जो भी मीडियम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं बैक्टीरिया की, मीडियम यानी ऐसा माध्यम जिसमें बैक्टीरिया को सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि उसको एक ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जिसको टेम्परेचर मिल रहा है, जिसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, वो सारे न्यूट्रिशन उसको कहाँ मिल रहे हैं, अब उसको आगार जो मीडियम हमने बनाया है उस मीडियम के द्वारा, और मीडियम में कौन कौन सी चीजें मिलाई गई है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं मीडियम यानी माध्यम, जिसमें क्या हो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ग्रो करने के लिए उसमें एक तो आपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो उसका मिला दिया, जो उसको रिक्वायरमेंट है, दूसरा टेम्परेचर और पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ज्यादा टेम्परेचर रहा तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बैक्टीरिया मर सकता है, ज्यादा ठंडा टेम्परेचर रहा तो ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में बैक्टीरिया मर सकता है। तो एक तो उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए, इसको इंक्यूबेट करते हैं ना, तो उसमें एक टेम्परेचर सेट होना चाहिए कि ज्यादा अगर हो गया गर्म तो बैक्टीरिया वैसे ही मर जाएगा, तो आप देख नहीं पाओगे, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसको ऐसा नमी वाला हल्की सी गुनगुनी गर्मी जैसा माहौल हो जिसमें क्या हो पनप पाए, वैसा माहौल हो, और उसका पीएच ज्यादा एसिडिक रहा, ज्यादा अल्कलाइन रहा तो भी उसके कारण क्या हो हार्शनेस से उसकी मर जाएगा। तो उसका एक तो पीएच और उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए कल्चर लगाने के समय। सबसे पहले जो हम कल्चर लगाते हैं बेटा स्टेफ ओरियस के लिए वो रहता है न्यूट्रिट अगार। हाँ,
अब सबसे पहला का मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहला लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले अगर आया तो हमको न्यूट्रिएंट आधार ही लगाना है, ठीक है। ये इतने सारे टाइप्स है कल्चर के, अब आपकी लैब में या कुछ भी जगह कौन सा लगा रहे हैं वो उससे बात बहुत अलग है। एज ए थ्योरी जब हम लिखते हैं पढ़ते हैं तो ये सबको हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, कल्चर है, सॉलिड कल्चर सही है ना, मीडिया नहीं है ये। मीडिया कैसे रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। मीडिया है ये, पर क्या है, कल्चर मीडिया है ये, लिक्विड मीडिया नहीं है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रिएंट अगार के बारे में। कौन सा अगार, न्यूट्रिएंट अगार, इसका नाम ही है, ठीक है, ये मैंने मन से नहीं लिखा है। न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार में क्या करते हैं बेटा, इनॉक्यूलेट करा, जो भी स्पीसीमेन आया, मैंने आपको बताया सारे स्पीसीमेन आया, उसको कोई भी स्पीसीमेन को इनॉक्यूलेट करेंगे, उसमें पोर करेंगे बैक्टीरिया को, और पोर करने के बाद हम देखेंगे उसमें क्या रिजल्ट आए हैं। तो वो रिजल्ट की हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर ओवरनाइट और 24 आवर्स इंक्यूबेशन, यानी रात भर रखने के बाद या 24 घंटे आपने उसको इनॉक्यूलेट करके रखने के बाद, पेट्री डिश में बैक्टीरिया को मीडियम में, कल्चर मीडियम में रखने के बाद, या तो ओवरनाइट रख दिया या तो 24 आवर रख दिया, तो क्या आपको रिजल्ट दिखेंगे, द कॉलोनीज आर 2 to 4 mm इन डायमीटर। जो कॉलोनी फॉर्मेशन रहेगा वो 2 से 4 mm में रहेगा, 2 से 4 mm का क्या रहेगा, डायमीटर में वो कॉलोनीज फैली रहेगी। दिख रही है, इस तरीके की कॉलोनी दिखती है अगार में, कॉलोनी का डायमीटर इतनी वो फैली रहेगी कॉलोनीज, सर्कुलर राउंड रहेगी, स्मूथ दिखेंगी ऊपर से, हार्श और दरदरी नहीं दिखेंगी ऊपर से, कॉन्वेक्स दिखेंगी ऊपर से, ऐसी उठी हुई दिखेंगी, मतलब कॉन्वेक्स शेप की, ओपेक रहेगी, एंड इजीली इमल्सिफिएबल, यानी कि वो जल्दी से घुल जाएगी। जब आप उसका स्लाइड बनाओगे, कॉलोनी लेकर स्लाइड बनाया, माइक्रोस्कोपी किया या किसी और में उसको मिलाया, उसको मीडिया करके, तो जब उसकी कॉलोनी को आप निकालोगे, आइसोलेशन करोगे, तो इजीली इमल्सिफिएबल, यानी कि इमल्सिफिएबल यानी इजीली मिक्सिबल हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी इजीली इसकी कॉलोनी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन्स प्रोड्यूस गोल्डन येलो पिगमेंट। इसकी जितनी भी स्ट्रेन्स होती हैं स्टेफ ओरियस की, वो क्या प्रोड्यूस करती है, गोल्डन येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं स्टेफ ओरियस की स्ट्रेन, ठीक है। और व्हाइट स्ट्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, माइक्रोकोकाई प्रोड्यूस करता है, जो मैंने आपको माइक्रोकोकाई का वीडियो बना चुका है उसका, है ना। तो गोल्डन येलो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, गोल्डन येलो अगर कॉलोनी आई भाई, ब्लड अगार हुआ, न्यूट्रिएंट अगार हुआ, इसमें गोल्डन येलो कॉलोनी दिखी, यानी गोल्डन कलर की और हल्की सी येलोइश कलर की कॉलोनीज दिखी बैक्टीरिया की, तो क्या समझोगे आप कि ये स्टेफ ओरियस है। और भी टेस्ट लगाओगे कंफर्मेशन के लिए, पर एक आशंका आ जाएगी कि ये ऐसा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन्स प्रोड्यूस गोल्डन येलो पिगमेंट, द पिगमेंट इज बिलीव्ड टू बी कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड नाम का वो पिगमेंट पाया जाता है इसमें, जो कि क्या करता है, गोल्डन येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं बेटा ब्लड अगार पे। न्यूट्रिएंट अगार समझ में आ गया होगा आपको मेरा। अब ब्लड अगार में इसको करते हैं, तो ब्लड अगार में क्या शो करता है, कॉलोनीज आर सिमिलर एज ए न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट के अगार के जैसे ही इसमें कॉलोनीज सिमिलर इसी की जैसे दिखती है, यानी कि ये गोल्डन येलो कलर की दिखती है, इसमें सर्कुलर रहती है, स्मूथ दिखती है, ओपेक रहती है, इजीली इमल्सिफिएबल। इस तरीके की कॉलोनी सेम न्यूट्रिएंट अगार के जैसी ब्लड अगार में भी नजर आती है, पर विद एडिशन एक चीज इसमें जुड़ जाती है, विद एडिशन ऑफ बीटा टाइप ऑफ हिमोलिसिस। बीटा टाइप ऑफ हिमोलिसिस सीन होता है इसमें, दिखाई में आता है। हिमोलाइसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन शीप और रैबिट ब्लड, और जो हिमोलाइसिस बहुत अच्छे से शो होता है किसमें, शीप और रैबिट ब्लड जब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम क्या लगा रहे हैं बेटा, ब्लड अगार लगा रहे हैं। ब्लड अगार का मतलब ही है कि अगार अगार में ब्लड मिला हुआ है, अगर अगार का जो सॉल्यूशन मिलाया बनाया है हमने, उसके अंदर ब्लड मिलाते हैं, तो ह्यूमन ब्लड नहीं मिलाते हैं, ठीक है। ह्यूमन ब्लड हम वेस्ट ना करेंगे, तो किसका ब्लड मिलाते हैं हम, रैबिट का या शीप ब्लड, जो स्टोरेज करके रखते हैं मीडिया बनाने के समय, उसमें वो फ्रेश ब्लड, फ्रेश स्टोर्ड ब्लड को, फ्रीज्ड ब्लड को, फ्रोजन ब्लड को क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं, और मिलाने के बाद क्या करते हैं, अगार बनाते हैं। और ये जो हिमोलिसिस बीटा टाइप ऑफ हिमोलिसिस बताता है ब्लड अगार में स्टेफ ओरियस। अगर कहीं क्वेश्चन आया कि स्टेफ ओरियस किस तरीके का हिमोलिसिस बताता है, तो आप उसको बीटा टाइप ऑफ हिमोलिसिस उसको टिक कर सकते हो, ठीक है, या आंसर में लिख सकते हो। और ये कौन सा ब्लड यूज होता है इसके लिए, तो आप कौन सा ब्लड लिखोगे, शीप और रैबिट ब्लड। रैबिट के ब्लड में या शीप के ब्लड में ये बहुत अच्छे से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। तो न्यूट्रिएंट अगार हमारा क्लियर हुआ, हमारा ब्लड अगार क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे मैकॉन्की अगार, ठीक है, मैकॉन्की अगार।
जब स्पेलिंग लिखोगे इसी तरीके से लिखना, मैक लिखोगे और फिर जब कॉन्की लिखोगे तो सी कैपिटल लिखना, मैक और कॉन्की क्योंकि अलग अलग है ना, मैक कॉन्की आकार, ठीक है। ये तो पता चला मैक भी लिखा और वापस उसके आगे कॉन्की लिखा तो सी स्मॉल लिख दिया, मैक के बाद जो कॉन्की लिखोगे तो कॉन्की में सी कैपिटल लिखना, ठीक है। कॉलोनीज आर वेरी स्मॉल, कॉलोनीज बहुत छोटी दिखती है, एंड पिंक ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन, और पिंक दिखती है क्योंकि ये क्या करता है, लैक्टोज फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है। एक होते हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और एक होते हैं लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के अंदर आता है स्टेफ ओरियस, जो कि मैंने आपको बताया हूँ कि माइक्रोकोकाई और स्टेफ ओरियस में क्या डिफरेंशिएट होता है, वो फर्मेंटेशन करता है, वो फर्मेंटेशन नहीं करता, वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेगा ऑक्सीडेशन के द्वारा, और ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन के द्वारा करता है फर्मेंटेशन के द्वारा, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैक्टोज फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। और लैक्टोज क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ शुगर, इट्स अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको ये क्या करता है, यूटिलाइज करके उसका ब्रेकडाउन करता है और पिंक कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद बेटा हम देखेंगे लिक्विड मीडियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे बेटा सिलेक्टिव मीडिया के बारे में। इसके पहले मैंने आपको न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड अगार के बारे में और मैकॉन्की अगार के बारे में बता चुका हूँ। अब इसमें देखेंगे हम सिलेक्टिव मीडिया के बारे में। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, स्टेफाइलोकोकाई कैन टॉलरेट 8 to 10% NaCl, लिथियम क्लोराइड एंड टेल्यूराइड एंड पॉलीमिक्सिन। जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है या स्टेफ ओरियस है वो टॉलरेट कर सकता है, यानी इसको सह सकता है ना, इसको सह सकता है। हम किसी चीज बंदे को टॉलरेट करते हैं, यार कितना सता रहा है, पर पेशेंस रखते हैं, टॉलरेट करते हैं, सह सकते हैं। तो ये कितना, ये सब चीज़ों पर 8 से 10% NaCl सह सकता है, ये लिथियम क्लोराइड सह सकता है ये, और पॉलीमिक्सिन जैसे जो कंपाउंड्स है इनको सह सकता है, यानी इनके द्वारा किल नहीं होगा। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस रिएजेंट इनटू मीडिया मेक देम सिलेक्टिव। इनकॉर्पोरेशन यानी डालना, इन सारे जो ये जो मीडियम से इनका एक मीडिया के अंदर डालने को इस मीडिया को सिलेक्टिव मीडिया बनाता है, ठीक है। इनका सिलेक्शन इन सब का एक मीडिया में करके बनाने को इसको बोलते हैं मेक देम सिलेक्टिव, इसलिए इसको सिलेक्टिव मीडिया कहा जाता है। एग्जाम्पल सॉल्ट मिल्क अगार, सिलेक्टिव मीडिया के एग्जाम्पल्स क्या है, सॉल्ट मिल्क अगार जो कि सिलेक्टिव मीडिया का टाइप है। तो इसके अंदर क्या होता है, कंटेन 8 to 10% इसके अंदर NaCl होता है। और लुडलम्स मीडिया में क्या होता है, कंटेन लिथियम क्लोराइड एंड टेल्यूराइड, इसमें लिथियम क्लोराइड होता है और टेल्यूराइड होता है लुडलम्स मीडियम में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको सिलेक्टिव बनाता है। अब है बेटा हमारा मैनिटोल सॉल्ट अगार। मैनिटोल सॉल्ट अगार क्या होता है, इन दिस बोथ अ सिलेक्टिव और इंडिकेटर मीडियम। ये क्या है, एक सिलेक्टिव मीडियम भी है और इंडिकेट भी कर रहा है, कुछ बता भी रहा है। एक तो इसको सिलेक्टिव बना रहा है और दूसरा इसको इंडिकेटिव बना रहा है। क्यों, येलो कलर्ड कॉलोनीज आर सीन, क्योंकि एक येलो कलर की कॉलोनी शो कर रहा है, इसलिए इस तरीके से क्या कर रहा है, इन दिस मीडियम, इस मीडियम में क्या दिख रही है, येलो कलर की कॉलोनी दिख रही है, जिससे इंडिकेट कर रहा है बैक्टीरिया को। और ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ मैनिटोल बाय द मोस्ट ऑफ द स्टेफ ओरियस, और क्या कर रहा है, मैनिटोल का फर्मेंटेशन करके येलो कलर की कॉलोनी शो कर रहा है। तो एक तो इसको ये सिलेक्टिव बना रहा है और सिलेक्टिव के साथ साथ क्या बना रहा है, इसको इंडिकेटर मीडियम भी बनाता है मैनिटोल सॉल्ट अगार को, जो कि हम करते हैं स्टेफ ओरियस के लिए। तो इस वीडियो में बेटा हमने क्या समझा, स्टेफ ओरियस के पूरे बारे में, हमने इसके किस तरीके से कल्चर लगाते हैं, किस तरीके से स्पेसिमेन क्या क्या होते हैं इसके। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा इसका लिक्विड मीडियम के बारे में, किसमें कौन कौन से लिक्विड मीडिया प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ बेटा हमारी जो सीरीज होगी वो खत्म होगी स्टेफ ओरियस की अगली वीडियो में।